भूतिया दुनिया में शादियों का लहंगा बनाने वाली बहनें। अलका, आज मेरे साथ बाजार चलना। क्यों माँ? अरे पगली, तेरे भाइयों की शादी है और तुझे तेरी भाभियों के लहंगों का इंतजाम करना है। तेरी भाभियों के लहंगे मेरी एक जिम्मेदारी ही है। मैंने कब से उनके लहंगों के लिए पैसे बचाना शुरू कर रखा है। चल अब लेने चलते हैं। अच्छा माँ। अलका और यामिनी दोनों ही बाजार चली गईं। बाजार जाकर यामिनी ने एक शोरूम में ब्राइडल लहंगे ट्राई किए। अरे अलका, ये देख, ये गुलाबी वाला भारी भरकम लहंगा कितना सुंदर लग रहा है। सच, इन लहंगों को देखकर तो मेरा भी शादी करने का मन हो रहा है। अभी पहले अपने भाइयों की तो शादी होने दे। अरे भाई साहब, इस गुलाबी लहंगे की रकम कितनी है? मैडम ज्यादा नहीं, बस 30,000। हैं? 30,000? क्या हुआ? अच्छे ब्राइडल लहंगे तो इतनी ही रेंज में आते हैं। माफ करना भैया, हमें थोड़ा सा कम रकम का लहंगा दिखाओ, इतना महंगा नहीं। कितना कम? यही कहीं बस 5,000 के अंदर। यामिनी की बात सुनकर दुकानदार भड़क गया और बोला, मैडम ये शोरूम है, कोई भंडारा नहीं कि मुंह उठाकर चले आओ। यहाँ अच्छी चीज मिलती है जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। जबान को संभालो भैया, और हाँ, 5,000 रुपए भी कम नहीं होते हैं। अब तुम भिखारनों से मैं क्या ही बोलूं, जाओ निकल जाओ यहाँ से। भिखारन किसे? अरे चुप करना अलका, चल मेरे साथ। यामिनी अपने साथ अलका को ले आई। अलका एक बहुत ज्यादा गुस्सैल चुड़ैल थी, लेकिन यामिनी उसे किसी तरह समझा बुझाकर अपने साथ ले ही आई। क्या करूं, ब्राइडल लहंगे तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। अभी यामिनी ऐसे बोलती हुई चल ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक दुकान पर रखे कपड़े के थान पर पड़ी। वो कपड़ा दूर से ही बड़ा सुंदर लग रहा था। यामिनी उस दुकान पर गई और उस कपड़े को खरीदने लगी। माँ, ये आप क्यों खरीद रही हो? अब इस चमकीले कपड़े से मैं खुद अपने हाथों से अपनी बहुओं का ब्राइडल लहंगा सिलूंगी। यामिनी वो कपड़ा अपने घर ले गई और उसने उससे 3 लहंगे सिल डाले। 2 लहंगे उसकी बहुओं के लिए थे और एक लहंगा उसने अपनी बेटी के लिए सिला था। वो लहंगे देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। शादी के दिन यामिनी की बहुओं ने उन्हीं लहंगों को पहना और वो खुशी खुशी अपनी ससुराल आ गई। अब शादी हुए लगभग 1 साल होने को आया था। यामिनी के हालात पहले के आगे और भी बदतर हो चुके थे। हे भगवान, मेरे बेटे भी सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर का गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। बहू इन टेंशन से तो मेरा सर फटा जा रहा है। जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आ। माँ, 3 दिन से घर में दूध नहीं आया है, चाय कैसे बनाऊं? और माँ, आटा दाल चावल वगैरह भी सब कुछ बस खत्म ही होने वाला है। हे भगवान, ये सारी मुसीबतें एक साथ ही क्यों आकर पड़ती हैं? सभी बातों को सोच सोच कर बेचारी यामिनी का मन बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसके दोनों बेटे मोटरसाइकिल वगैरह ठीक करने का काम करते थे, लेकिन इस समय उन दोनों का भी काम बिल्कुल बंद था और यामिनी के घर में दाने दाने की किल्लत हो रही थी कि तभी कंचना के मन में एक विचार आया। सास माँ, क्या हम लोग ही घर में कोई काम करना शुरू कर दें? हम क्या करेंगे? माँ जी, क्यों ना हम सिलाई का काम शुरू कर दें? सिलाई? हाँ माँ, भाभी ने कितना ग्रेट आइडिया दिया है। आप तो बहुत ही अच्छे टेलर हो। आपको याद है, दोनों भाभीयों की शादी के लहंगे आपने ही सिले थे। माँ, और उन लहंगों की सभी ने बहुत ही ज्यादा तारीफ भी की थी। माँ, मेरी मानो तो आप लहंगे सिलने का काम ही शुरू कर दो, और अगर ये काम चल गया तो हम भी आपसे यही काम सीख लेंगे। भाभी ने सही कहा, और ये काम हम बिना अपना 1 भी रुपया खर्च किए शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही, हम लोगों के ऑर्डर पर लहंगे सिलेंगे, और अगर भगवान ने हमारा हाथ थाम लिया तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सही है। अब तुम तीनों ज्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ। अभी हमने ये काम शुरू नहीं किया है, और मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि इसे शुरू करना कैसे है। मेरी प्यारी माँ, आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी है ना, आपके पास ग्राहकों को लाने को। अब बस लहंगे सिलने की तैयारी करो। यामिनी ने भी ब्राइडल लहंगे सिलने का मन बना लिया। उनके घर में एक सिलाई मशीन थी जिसके जरिए यामिनी इस काम को अंजाम देने वाली थी। अलका ने एक नोट लिखा और उसे अपने दरवाजे पर टांग दिया, जिससे कि लोगों को उनके नए नए काम के बारे में पता चल सके। अरे वाह,
सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ है। अब तो बस ग्राहकों के आने की देर है। सभी किसी ग्राहक के आने का इंतजार करने लगे। लगभग शाम के समय एक औरत अपनी बेटी के लिए लहंगा सिलवाने आई। अरे कोई है? आप कौन? मैंने यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ देखा कि यहाँ पर दुल्हनों के लहंगे मॉल से आधे दामों में सिले जाते हैं। जी जी, हाँ हाँ, आइए आइए। माँ, क्यों चिल्ला रही है? नमस्ते। नमस्ते। यामिनी अपने पहले ग्राहक से बड़ी ही नरमी से पेश आई। उस औरत ने यामिनी को सुनहरे रंग का बड़ा ही चमकदार लश्कारे मारता हुआ कपड़ा दिया। देखो बहन, ये बड़ा ही महंगा कपड़ा है और तुम्हें इसी से बड़ा ही सुंदर एकदम हीरोइन वाला लहंगा बनाकर तैयार करना है। आपका काम हो जाएगा, बस आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। यामिनी ने वो कपड़ा उस औरत से ले लिया। वो उसकी जिंदगी का अब तक का पहला लहंगे का ऑर्डर था, इसलिए यामिनी थोड़ा सा घबराई भी दिख रही थी। आप सच में इसे सिल तो पाओगे ना? हाँ हाँ, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। यामिनी की बात सुनकर वो चुड़ैल उसे वो कपड़ा देकर चली गई और उसके जाते ही यामिनी ने उसे काटकर सिलना शुरू कर दिया। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब यामिनी ने उसे पूरा सिलकर उसके ऊपर इस्त्री की, तब वो लहंगा जल गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये तो जल। अरे नहीं! अचानक ही गड़बड़ हो जाने की वजह से सभी के चेहरे उतर गए और यामिनी को तो बेचारी को रोना भी आ गया। ये मेरा पहला ग्राहक था और मैंने इसे ही बिगाड़ दिया। अब मुझसे कोई भी लहंगे नहीं सिलवाएगा। मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। सभी बहुत ही ज्यादा निराश थे कि तभी आनंदी के मन में एक विचार आया और वो अपनी सास से बोली, माँ, ये सिर्फ साइड से जला है। कैसा रहेगा अगर हम इसकी साइड में कढ़ाई कर दें? उससे ये और भी सुंदर लगेगा और ये जली का निशान भी ढक जाएगा। लेकिन कढ़ाई कौन करेगा? मैं कर दूंगी। मुझे शादी से पहले कढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। आनंदी की बात सुनकर यामिनी खुश हो गई। आनंदी ने उस जले हुए भाग को बड़ी ही सुंदर चमकीले धागे से कढ़ाई करके ढक दिया। इससे तो वो लहंगा और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। सुनहरे रंग का लहंगा दूर दूर तक लश्कारे मार रहा था। वाह, कितना सुंदर! अगले दिन वो चुड़ैल अपना लहंगा लेने आ गई और उसे वो लहंगा बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वाह, आज तो मेरा दिल खुश हो गया। आपको पसंद आया, ये जानकर हमें भी अच्छा लगा। यामिनी बहुत ज्यादा खुश थी। वो चुड़ैल भी उस लहंगे से इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसने उस लहंगे सिलाई का ज्यादा पैसे दिए। साथ ही वो जगह जगह यामिनी के चर्चे कर दिए और जब उसकी बेटी ने वो लहंगा पहना तब तो सभी लोग बस यामिनी का ही पता पूछ रहे थे और अब यामिनी के पास ग्राहक भी बहुत ज्यादा हो चुके थे। बहन, जैसा तुमने सुनहरा लहंगा सिला था, हमें भी वैसा ही चाहिए। और मेरा भी वैसा ही बनाना। इतने ग्राहक पाकर यामिनी भी बहुत ज्यादा खुश थी और अब उसके घर के हालात भी बदल चुके थे। अब वो चारों माँ बेटी और बहुएं मिलकर अपना यही लहंगों का काम संभालती थी और खुशी खुशी रहती थी। रात का समय होता है, सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतने अंधेरे और घने कोहरे में एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। वहीं इतने सन्नाटे में एक खुली रोड पर एक आदमी साइकिल से जा रहा होता है। बहुत रात हो गई है, समय से घर पहुंचना होगा। वैसे भी आजकल का माहौल ठीक नहीं है। सुनने में आ रहा था कि रातों में लोग गायब हो जाते हैं। हे भगवान, आज मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। वो आदमी सन्नाटे में सड़क पर जा ही रहा था कि तभी अचानक से कई सारी चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। कहाँ जा रहा है? यहाँ से तू बचकर अब नहीं जा सकता। अब तो तेरी मौत आई है। आखिर हमें हमारा शिकार मिल गया। बहुत बढ़िया बात है। हे हमारे भेड़िए, बुलाओ उन्हें, हमें हमारा शिकार करके देंगे हमारे भेड़िए। तभी बहुत तेज 3 भेड़ियों के चलने की आवाज आती है। तभी जंगल से 3 भेड़िए जिसकी लाल आंखें, आधा शरीर इंसान और आधा शरीर भेड़िए का बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उस आदमी के सामने प्रकट हो जाते हैं।
अरे ये कैसा जानवर है? आधा शरीर भेड़िया और आधा शरीर इंसान का, ये कैसे हो सकता है? अरे देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, यहाँ से मुझे जाने दो। अरे छोड़ दो, मेरा एक परिवार है, 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। वहीं भेड़िए भी बहुत जोर से चिल्लाते हैं। तभी तीनों चुड़ैल भेड़ियों को इशारा करती हैं, जिसके बाद वो भेड़िए उस आदमी के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। मेरे प्यारे भेड़ियों, ये बेचारा मर चुका है। अब तुम इसे एक लकड़ी पर बांधो और उसके बाद उठा लो, इसे ले चलो हमारे ठिकाने। दामिनी के कहने पर वो तीनों भेड़िए उस आदमी को एक लकड़ी के ऊपर बांधकर अपने कंधों के सहारे उठाकर जंगलों के अंदर एक बहुत ही बड़ी गुफा में ले जाते हैं, जहां वो तीनों भेड़िए उसे एक बड़े से पत्थर पर रखकर उस बेचारे इंसान के शव के बहुत ही बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जिसके बाद वो तीनों पालतू भेड़िए अपनी चुड़ैल मालकिन के पास थालियों में उस आदमी के शव के टुकड़े धरकर लेकर आते हैं। आखिरकार हमारे भेड़िया हमारे हर एक काम में काम आते ही हैं। बस हमें और चाहिए ही क्या? इन एक शिकार से अब मेरा पेट नहीं भरता है। मुझे बहुत सारे आदमियों का मांस खाना है और मुझे ढेर सारा खून पीना है। तीनों चुड़ैल अपनी अपनी ख्वाहिश बता रही होती हैं और उनके तीनों पालतू भेड़िए घुटनों के बल बैठकर उनके सामने जोर से चिल्लाते हैं। इस प्रकार तीनों चुड़ैल अपने पालतू भेड़ियों के साथ मिलकर गांव के लोगों का शिकार करती हैं। ऐसे ही 2-3 दिन तक वो कई सारे आदमी और औरतों को मार कर खा जाती हैं, जिसके चलते गांव में सभी लोग पुलिस थाने में जाकर गुमशुदा लोगों की कंप्लेंट लिखवाते हैं। अरे थानेदार साहब, ऐसा और कब तक चलता रहेगा? मेरी पत्नी पूरे 3 दिन से गायब है, उसका कोई अता पता ही नहीं है। साहब, मेरा भाई भी कई दिनों से घर पर नहीं लौटा है। आखिर हमारे घर के लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गायब हो रहे हैं? किसी को कुछ तो पता होगा। अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा समय दीजिए, जैसे ही हमें तुम्हारे परिवार वालों के बारे में पता चलेगा हम तुम्हें कंफर्म कर देंगे। प्लीज अभी आप लोग यहां से जा सकते हैं। थानेदार ऐसा कहने के बाद सभी को वहां से जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद सभी लोग थाने से बाहर आकर आपस में बातें करने लगते हैं। तेरी माँ कई दिनों से गायब है, कहीं नहीं मिल रही। देखो, हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए। मैं बस एक बात जानती हूँ, जो भी रात के समय दरियागंज रोड पर से गुजरता है वो वापस घर लौटकर नहीं आ रहा। पता है, हम सभी के परिवार के लोग इस रोड पर से आ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो घर तक पहुंचे ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन वहां पर ऐसा तो कुछ भी है ही नहीं जिसके चलते वहां से लोग गायब हो जाएं। मेरी बात सुनो, हम सभी एक प्लान बनाते हैं। आज की रात हम सब कुछ हथियारों के साथ उस रोड पर जाएंगे और वहां जाकर छुप जाएंगे, ताकि किसी को हमारे बारे में पता ही ना चले। और फिर एक ऐसा इंसान होगा जो वहां से गुजर रहा होगा। फिर देखते हैं उसके ऊपर कोई हमला करता है या नहीं, या कौन है वो जो वहां पर आता है और उसके बाद लोग गायब हो जाते हैं। अरे इसमें बलि का बकरा कौन बनेगा? कौन अपनी जान को दांव पर लगाएगा और उस सड़क पर रात के समय गुजरेगा? मैं ये करने के लिए तैयार हूं। आप लोग समय पर मुझे जाकर बचा लेना। मेरे पास वैसे भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सभी लोग मिलकर इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसी रात दरियागंज के रोड पर पहुंच जाते हैं और पेड़ों के आसपास छुप जाते हैं। इसके बाद रवि आधी रात के समय उस जगह से गुजर रहा होता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वहां पर तीनों चुड़ैल अपने पालतू भेड़ियों के साथ पहुंच जाती हैं। आ गए मौत के मुंह में, अब तुम्हें यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला। मेरे प्यारे भेड़ियों, इंतजार किस बात का है? टूट पड़ो। मोहिनी के कहते ही तीनों पालतू भेड़िए रवि के ऊपर हमला बोल देते हैं। तभी गांव के लोग वहां पर मशाल लेकर इकट्ठे हो जाते हैं। मशालों की जलती हुई आग को देखकर आधे भेड़िए आधे इंसान जैसे दिखने वाले दानव चुड़ैल के पीछे जाकर छुप जाते हैं। हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा ये हाल होगा, वो हाल होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कौन हो तुम? तुम तीनों चुड़ैल क्यों हमारे गांव के लोगों को मार रही हो? तेरी शामत आई है क्या, जो तू मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे ही ये पूछ रही है?
मैं कौन हूँ? अरे चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल, तन से निकली हुई चुड़ैल हूँ मैं। मुझे भूख लगी है, तुम लोगों को मारकर जब तक नहीं खा लूंगी तब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी। सावित्री जलती हुई मशाल चुड़ैल के एकदम से आगे करती हैं, जिसके चलते चुड़ैल एकदम डर के पीछे हो जाती है। इस आग की मशाल को मेरे आगे से हटा, हटा दे इसे, मेरे आगे से हटा। ये आधी भेड़िया आधी इंसान इस मशाल की आग से डर रहे हैं, और ये चुड़ैल भी। हमें इसी का फायदा उठाकर इन्हें यहीं भस्म कर देना चाहिए। सही कहा, इन्हें यहीं आज ही भस्म कर देते हैं, वरना ये हमें खा जाएंगी। हरिया एक बहुत बड़ी रस्सी लेकर आता है, जिसके बाद सावित्री, गुरप्रीत, रवि सभी गांव के लोग मिलकर आग की मशाल से चुड़ैल और उनके पालतू भेड़ियों को जलाने की धमकी देते हैं। इसी के चलते हरिया उन्हें रस्सी से बांध देता है और वो कुछ नहीं कर पाते। छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें खा जाएंगे। बांधा है तुमने हमें यहाँ, खोल दो हमें। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हमें यहाँ से जाने दो। चुड़ैल के बच्चे जल्दी बता, कहाँ है मेरी पत्नी महेश्वरी? और तुम तीनों चुड़ैल और तुम्हारे पालतू इन भेड़ियों ने बाकी के गांव वालों के साथ क्या किया है? कहाँ है सब? हाँ, अब क्यों पूछ रहा है तू? अरे अब पूछने का कोई फायदा नहीं। ये क्या बोल रही है चुड़ैल? कहाँ है सब लोग? बताते क्यों नहीं है? अगर तू नहीं बताएगी तो हम तुझे अभी के अभी इस आग की लपटों में जलाकर राख कर देंगे। जानना चाहते हो कहाँ हैं सब लोग? वो सभी लोग मर चुके हैं और हमारे पेट का भोजन बन चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सभी को हम खा गए एक एक करके। ये सुनते ही गांव के सभी लोग अपने परिवार के लोगों के लिए रोने लगते हैं, जिसके बाद वहां पर एक बहुत बूढ़ी औरत आती है और वो सभी गांव वालों से कहती है, अरे किसका इंतजार देख रहे हो? अब हमारे अपने हमें वापस नहीं मिलने वाले। इन चुड़ैलों ने अपने भेड़ियों समेत हमारे अपनों को खा लिया है। इन्हें अभी के अभी यही जलाकर भस्म कर दो, नहीं तो आगे पता नहीं और कितने परिवार उजड़ जाएंगे। बूढ़ी औरत के कहते ही गांव के सभी लोग अपनी अपनी मशाल लेकर तीनों चुड़ैल और उसके तीनों पालतू भेड़ियों के पास आगे बढ़ते हैं और मशालों के चलते ही वो सभी चुड़ैल और भेड़ियों में आग लगा देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और वहीं उनके भेड़िए भी जोर जोर से चिल्लाते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल और उनके पालतू भेड़िए जलकर राख हो जाते हैं, जिसके बाद गांव पर से चुड़ैल और भेड़ियों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।